बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। आज हम जो है ना सेल का जो टॉपिक है उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। कल हमने प्लांट सेल एनिमल सेल के डिफरेंसेस पढ़े थे और उसके अलावा हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल इनके दरमियान जो डिफरेंसेस है वो भी डिटेल से पढ़े थे। तो आज मैं अगला जो कंपोनेंट करवा रहा हूँ वो है प्रोटोप्लाज्म। Basically, protoplasm is the liquid which is present inside the cell. सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। Protoplasm is usually divided into two types of liquid: cytoplasm and nucleoplasm. अच्छा जी, ये चीजें में रखिएगा कि प्रोटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। Cytoplasm basically that is liquid outside nucleus, यानी जो सेल का न्यूक्लियस है उसके बाहर इस वाली साइड पे जो लिक्विड पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म इज द लिक्विड इनसाइड न्यूक्लियस। इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो अंदर लिक्विड पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, यानी आपने कल सेल की डायग्राम देखी थी तो उसमें एक लिक्विड जो था न्यूक्लियस के अंदर था और एक न्यूक्लियस के बाहर था। जो न्यूक्लियस के बाहर यानी सेल के अंदर है, न्यूक्लियस से बाहर है, वो सारा साइटोप्लाज्म है, और जो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है इसके फर्दर दो पार्ट्स, इसमें 90% वाटर है और 10% इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है, जो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। जो सॉल्युबल पार्ट है इसको हम कहते हैं साइटोसोल। ये चीज आपने याद रखना है कि द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। साइटोसोल। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बताया। अच्छा, आपको पता है कि लाइफ के हवाले से जितने भी थीरीज हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट थीरी जिसमें सारे साइंटिस्ट जो हैं वो मुत्तफिक हैं एवोल्यूशन के हवाले से, वो ये कहते हैं कि जब लाइफ स्टार्ट हुई है तो जो सेल बना है सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म बना है। यानी यू कैन से प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ। ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, अब वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर फिर डेफिनेटली दो लिक्विड आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। वो हमने मजीद इनकी कंपोजिशन देख ली है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? साइटोप्लाज्म के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियोप्लाज्म तो न्यूक्लियस के हवाले से बात करेंगे तो फिर न्यूक्लियोप्लाज्म की बात भी करेंगे। साइटोप्लाज्म एक ऐसा लिक्विड है जिसके बगैर सेल का कोई भी पार्ट, कोई भी ऑर्गेनेली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो नोट कर लें, it helps in, yeah, it is vital, the cytoplasm is vital for functioning of all parts of cell या organelles of cell। यानी सेल के जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए साइटोप्लाज्म जरूरी है। उसके बगैर, साइटोप्लाज्म के बगैर कोई भी सेल ऑर्गेनेली अपना काम नहीं कर सकता। इसके अलावा साइटोप्लाज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस
जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं या प्रोसेसेस हैं जो सेल के अंदर होते हैं वो साइटोप्लाज्म ही की वजह से पॉसिबल है रिएक्शन दो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा ये किसी भी तरह का कोई रिएक्शन हो। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा स्टोरेज ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस, यानी स्टोरेज ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस है, समझ लीजिए स्टोरेज हाउस है, इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेलिस स्टोर हुए हैं। अगर मैं किसी भी तरह सेल में से साइटोप्लाज्म निकाल दूं, बाकी सारी चीजें उधर ही रहने दूं, तो वो सारी की सारी चीजों की डेथ हो, साइटोप्लाज्म ने उनकी लाइफ को कंटेन मेंटेन किया हुआ। तो ये चीज आप जरा ध्यान में रखिएगा कि साइटोप्लाज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज फिनोमेना, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म जो है ये तमाम सेल्स के अंदर होता है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल। You must keep this thing in your mind that cytoplasm is present in every cell, either it is plant cell or it is animal cell. अच्छा, इसके बाद आ गया अगला पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये तीसरा पार्ट है जो मैंने, तीसरा और मतलब कंपोनेंट है सेल का जो मैंने पढ़ाया, और चौथा ये है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। उसकी रीजन ये है कि इट हेल्प्स इन जनरेशन, स्टोरेज एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी। ये जनाब याद रखिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एनर्जी जनरेट करने, स्टोर करने और सप्लाई करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट होती है, स्टोर होती है और सप्लाई होती है, वो एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी यू कैन से इट्स एन एनर्जी पैकेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक मॉलिक्यूल है जो एनर्जी मॉलिक्यूल कहलाता है, एनर्जी पैकेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा some scientists believe that mitochondria help in protein synthesis। वो ये कहते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं क्योंकि इसका अपना डीएनए होता है, ओन डीएनए, यानी ये कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा और करता है, इसके कुछ एविडेंस मौजूद हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना इसकी डायग्राम बना के आपको चीज समझाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये एक बायोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, बायोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसका मतलब है दो मेम्ब्रेन्स हैं जिनमें, ये देखिए लाइक दिस। ये मैंने सेल में भी बनाया था लेकिन यहाँ पे सेपरेट करके बड़ा सा बना, इसमें हमने ये बनाया था लाइक दिस। अच्छा, ये जो आपको इसमें फोल्ड्स नजर आ रही हैं इनको हम कहते हैं क्रिस्पी। क्या कहते हैं? क्रिस्पी। ये आपने याद रखना है। और इस इन फोल्ड्स के अंदर से आप ये कह लीजिए एक लिक्विड जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं, यहां से एक लिक्विड जनरेट होगा जिसको हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल matrix। You can simply say that mitochondrial matrix is just like a liquid which is generated from crispy। अच्छा, इसमें
ये जो लिक्विड होगा इसमें क्या क्या चीजें होंगी, अब जरा गौर करना आपने। एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स और मेटल्स, ये चारों चीजें आपके मेटाबॉलिज्म को तेज कर रहे हैं। यू कैन से, इसका मतलब है कि ये जो आपका क्रिस्टी है माइटोकॉन्ड्रिया का, यहां से जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है ना, उस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इस तरह के सब्सटेंसेस मौजूद हैं जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज पावर हाउस और एनर्जी हाउस ऑफ सेल, ठीक है, इसको पावर हाउस या एनर्जी हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये जो इनर फोल्डिंग मेम्ब्रेन्स आपको नजर आ रही है इनको हम क्रिस्टी कहते हैं, ये आपने याद रखना। देन इसको देख लें, फिर आगे चलते हैं। Mitochondrial matrix liquid and yes, it's a, you can say the liquid which is generated from these pores, and this liquid contains various enzymes, coenzymes, metals and salts. ओके, इसको रब कर दूं, सॉरी, यस, मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करेगा, एनर्जी जनरेट भी करवाएगा, स्टोर भी कराएगा, और जहां जरूरत होगी वहां पर सप्लाई भी देगा एनर्जी। नाउ वी विल डिस्कस अनदर पार्ट, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है जी। अच्छा जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेटवर्क ऑफ चैनल्स, ये ध्यान में रखिएगा, इट इज नेटवर्क ऑफ चैनल्स which may be connected with nucleus or scattered throughout the cell. Endoplasmic reticulum indicates network of channels that may be connected to the nucleus or scattered throughout the cell. यानी चैनल्स का एक नेटवर्क है जो न्यूक्लियस के साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं और सेल के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर इनकी मॉर्फोलॉजी देखें, शेप, तो ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जी, स्मूथ और रफ, ये दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक को SER कहते हैं और एक को RER कहते हैं, ये एब्रिविएशन हो गया ना इनका, स्मूथ और रफ, ये चैनल्स हैं। अब चैनल, जैसे चैनल का मतलब ऐसे ही है जैसे आपके रोड्स हो गई, सड़कें हो गई। अब जो रोड्स हैं उनका काम है ट्रांसपोर्टेशन, दैट्स गुड। तो इसका मतलब है कि स्मूथ, इनमें फर्क क्या होगा, स्मूथ होगा विदाउट राइबोसोम्स, यानी इसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे, विदाउट राइबोसोम्स, और रफ जो होंगे वो होंगे विद राइबोसोम्स, इनके साथ राइबोसोम्स अटैच होंगे, ठीक है। तो इनके ना थोड़ा सा फंक्शन में भी फर्क, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका काम है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफरेंट मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक
मॉलिक्यूल्स को लेकर जाते आते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये दो काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। बच्चों ये दोनों काम क्यों करेंगे? क्योंकि इनके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड हैं और राइबोसोम्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमेशा प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। तो इनके साथ चूंकि राइबोसोम्स अटैच्ड हैं देयरफॉर दे विल हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस एज वेल। क्लियर होगी बात? तो ये आपने याद रखना है, ये इनका बेसिक फंक्शन है। अच्छा अब हम करेंगे अगला, इसका कंपोनेंट कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स Ribosomes are granular particles. Granular particles यानी दानेदार, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। ग्रेनुलर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल। ये भी नोट कर लें, दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल। प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल, पूरे सेल में फैले होते हैं थ्रू आउट सेल। अच्छा इनमें दो चीजें होती हैं, प्रोटीन और आरएनए, यानी राइबोसोम्स के अंदर दो चीजें इक्वल अमाउंट में होंगी। नोट कर लें कि राइबोसोम्स कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, यानी इनमें दो चीजें होंगी, इक्वल अमाउंट में प्रोटीन और आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड ये पाया जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए कि ये राइबोसोम प्रोटीन बायोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ये पॉइंट नोट कर लें। राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन बायोसिंथेसिस। यानी कि सेल के अंदर जितनी प्रोटीन बन रही होती है उसकी जिम्मेदारी है प्रोटीन बनने में। उसकी एक वजह, एक पूरा प्रोसेस है, उसके डिटेल्स में हम अभी तो नहीं जाएंगे, हमें जरूरत नहीं है। राइबोसोम जो है ना आपस में अटैच होना शुरू हो जाते हैं, एक लंबी सारी रस्सी होती है स्ट्रेन, उसके साथ ये अटैच हो जाते हैं। मैसेंजर आरएनए के थ्रू मैसेज आता है, फिर ये अटैचमेंट करके ना एक लंबी चेन बना देते हैं, उसको हम पॉलीसोम कहते हैं। वो पॉलीसोम से फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोटीन बनती है। यानी आप ये कह लें कि प्रोटीन बनने के लिए राइबोसोम का आपस में अटैच होना बहुत जरूरी है। अगर राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, और अगर सेल के अंदर प्रोटीन नहीं बनेगी तो उसके बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं होंगे। तो दैट्स इट, ये पॉइंट आप बेशक नोट कर लें कि राइबोसोम्स गेट अटैच्ड with same stretch of messenger RNA. Ribosomes get attached with the same stretch, STRETCH, stretch मतलब string like structure कह लें, of messenger RNA. Then structure is called polysome. Then structure is called polysome. Polysome के बारे में आ सकता है ना MCQ वगैरह। तो polysome क्या चीज है? ये मैसेंजर आरएनए की एक स्ट्रिंग है, उसके साथ राइबोसोम अटैच हुए हैं, और फिर ये पॉलीसोम से आगे फिर प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका बेसिक काम प्रोटीन सिंथेसिस है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद एक और कंपोनेंट जो हम करेंगे वो है गोल्जी बॉडीज। कल आपने सेल में देखा था कि गोल्जी बॉडीज भी पाई जाती है। गोल्जी बॉडीज आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। सैक कहते हैं थैली, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल।
ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है और प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है ना जी। इसमें ना स्मूथ मेम्ब्रेन्स की एक समझ ले एक कलेक्शन होती है, यानी गोल्जी complexes और गोल्जी बॉडीज आर द कलेक्शन ऑफ स्मूथ मेम्ब्रेन्स। अच्छा, इसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, यानी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। ये तीन चीजें उसके अंदर मौजूद होती हैं जो ये मेम्ब्रेन बनती है। अच्छा, गोल्जी बॉडी का बेसिक काम क्या है? इसका काम है पैकिंग ऑफ पेस्ट मटेरियल। एंड सेल सेक्रीशंस, यानी कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करना, सेक्रीशंस और वेस्ट को पैक करना। जैसे सेल के अंदर दूसरी तरह के रिएक्शंस होते हैं तो फिर वेस्ट भी बनता है। वो वेस्ट पहले पैक होता है, उसके बाद वो वैक्यूल में एक्यूमुलेट होता है, फिर वो वैक्यूल सेल बाहर निकाल देता है, जैसे हम अपनी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालते हैं। तो गोल्जी बॉडीज जो होती हैं वो वेस्ट को पैक करने में हेल्प करती है। इनका बेसिक काम है वेस्ट को पैक करके इकट्ठे करवाना, ठीक है। अच्छा, मेम्ब्रेन, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है सॉफ्ट मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन इन तीन चीजों से मिलकर बनी, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। अच्छा, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। अक्सर प्लांट्स में ना इनको गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस नहीं कहा जाता, इनका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है। प्लांट्स के अंदर हम इनका नाम इस्तेमाल करते हैं डिक्टायोसोम्स। एमसीक्यू आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना। डिक्टायोसोम्स आर अनदर नेम ऑफ गोल्जी बॉडीज। इनको गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है, गोल्जी बॉडीज भी कहा जाता है, और पौधों के अंदर इनको हम डिक्टायोसोम्स कहते हैं। तो दैट्स इट, ये हमने सातवां इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो स्टडी किया है। अच्छा, बस अब थोड़ा थोड़ा फंक्शन हमें डिस्कस करना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ प्लास्टिड्स की डिटेल में जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम। बच्चों, लाइसोसोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। दे आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल। लाइसो का मतलब है स्प्लिट, यानी तोड़ना, और सोम का मतलब है बॉडी, बॉडी को स्प्लिट करना, यानी सेल को स्प्लिट करना। लाइसोसोम का बेसिक फंक्शन है सेल को स्प्लिट करना, यानी के सेल की डाइजेशन में हेल्प करना, ठीक है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन। फॉर एग्जांपल, सेल के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल आता है तो लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट करता है, उसको ब्रेक करता है, क्योंकि ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जितना भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा लाइसोसोम के जरिए से वो डाइजेस्ट हो, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारा स्टमक है, तो ये सेल का स्टमक कह लें आप कि ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा एक बहुत ही अहम प्रोसेस है जिसमें ये हेल्प करता है, उसको कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी, ऑटोफेजी का मतलब होता है सेल्फ ईटिंग, सेल्फ ईटिंग। देखिए बच्चों, अगर सेल के अंदर कोई ऐसी सिक्रीशन इकट्ठी होना शुरू हो जाए जो सेल के लिए खतरनाक हो, तो लाइसोसोम के अंदर से ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो उसको ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑटोफेजी, यानी सेल्फ ईटिंग। सेल के अपने ही पार्ट्स को लाइसोसोम ब्रेक कर रहा है, तो सेल्फ ईटिंग या ऑटोफेजी में ये हेल्प करता है। इसके अलावा इसका एक और बड़ा अहम काम है सेल में, वो है डिटॉक्सिफिकेशन। ये सेल के अंदर के टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये सेल के अंदर से टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव करता है। क्लियर हो गई बात? ये इसका मेन काम है। इसके अलावा इसका एक और काम ये है, वो ये है कि इट हेल्प्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर
डाइजेशन, अगर सेल के बाहर भी कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मौजूद हो तो लाइसोसोम उसको भी ब्रेक करने में हेल्प करेगा, एंजाइम सिक्रीट करेगा, वो एंजाइम सेल से बाहर जाएंगे और उसको डिप्लीट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, उस मॉलिक्यूल को टूटेगा और सेल उसको इनगल्फ कर देगा। तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी आउटसाइड द सेल। ये आउटसाइड द सेल डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा होता है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये है जनाब हमारा लाइसोसोम। इसके अलावा एक छोटा सा पार्ट है सेंट्रियोल। आपको पता है सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में नहीं होते, एनिमल सेल में होते हैं। इनका बेसिक काम है सेल डिवीजन। बस आपने ये याद रखना है कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन प्लांट सेल। अब दो इंतहाई इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे, सेल के जो पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस और प्लास्टिड्स, ठीक है। उसके बाद ये सेल का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। फिर एक और छोटी सी चीज है यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें क्या फर्क होता है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ये टॉपिक हमारा वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह आज। तो नहीं, इनके पार्ट्स अलग अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया की बना रहे हैं, न्यूक्लियस की बना रहे हैं, सेल की दोनों डायग्राम बनेगी जो कल मैंने बनाई थी। ये 4-5 डायग्राम्स काफी, अलग अलग पार्टिकल्स की डायग्राम बनाने की और ऑर्गेनेल्स की डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं ये पौधों के सेल में होते हैं, सिर्फ एनिमल सेल में ये नहीं पाए जाते। इनकी डेफिनेशन अगर हम करें तो हम ये कहेंगे दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड पिगमेंटेड स्ट्रक्चर्स। बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंडेड का मतलब है कि इनके इर्द गिर्द बहुत सारी मेम्ब्रेन होती है, और पिगमेंटेड का मतलब ये है कि इनका कोई ना कोई पिगमेंट होता है, यानी यूजुअली ये पिगमेंटेड होते हैं, कलरफुल होते हैं। ये सिर्फ पौधों में पाए जाते हैं, जानवरों के सेल में ये नहीं पाए जाते। ये आपने याद रखना है, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। इनकी 3 टाइप्स होती है, याद रखें। प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोप्लास्ट्स, secondly chromoplasts, and thirdly leucoplasts. These are 3 types of plastids. ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दे आर ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन कलर के होते हैं और इनका काम है फोटोसिंथेसिस करना। आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है जिसके जरिए से प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगर मैं इक्वेशन लिख दूं तो इसकी इक्वेशन होती है ये वाली, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight, you will see C6H12O6 plus 6O2, ये ग्लूकोज बन गई। ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, और फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना सैक्स होती हैं, मतलब थैलियां सी होती हैं, वो स्टैक्स होते हैं, उनके गट्ठे होते हैं। जैसे आप बहुत सारी लकड़ों को इकट्ठे कर ले, लकड़ियों को तो गट्ठा बन जाएगा, तो इसी तरह ना मेम्ब्रेन्स का एक स्टैक होता है, उसको हम कहते हैं ग्रेना, GRANUM, ग्रेनम उसका सिंगुलर है, ग्रेनुम। ग्रेनम जो होता है ना, वहां पे सूरज की रोशनी ट्रैप हो रही है, और सूरज की रोशनी ट्रैप होके फिर ये रिएक्शन करवाने में हेल्प करती है। तो अगर पौधों के अंदर क्लोरोप्लास्ट ना हो तो ये वाला रिएक्शन नहीं हो सकता और पौधे अपनी खुराक प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स की एक टाइप है।
पौधों में ये लाजमी पाए जाते हैं। तकरीबन तमाम पौधे जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके बाद आ गया क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का वर्ड लिखता है क्रोम, क्रोम का मतलब कलर से। दे आर अदर देन ग्रीन, अदर देन ग्रीन इन कलर। अच्छा बच्चों, ये अदर देन ग्रीन इन कलर होते हैं और ये पेटल्स में, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। पौधों की पेटल्स यानी पंखुड़ियां, फल और सब्जियों में पाए जाएंगे। अच्छा, ये कलरफुल होते हैं, मतलब सब्ज के अलावा जो बाकी आपको रंग नजर आते हैं पौधों में। इनका काम होता है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। तो इनका क्या काम होगा? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, यानी जो पौधों की रिप्रोडक्शन होती है इंसेक्ट्स के जरिए से, उनमें ये हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट आएगा, वो फूलों पे बैठेगा, तो वो एक से दूसरे पौधे में वो जो वो होते हैं छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स, उनको ट्रांसफर करें। तो ये जो रिप्रोडक्शन होती है इंसेक्ट्स के जरिए से, उसमें क्रोमोप्लास्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके बाद होता है जी ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिक्स। बच्चों, ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, यानी इनका कोई कलर नहीं होता। यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर शेप भी होते हैं, यहाँ ये ट्यूबुलर शेप में होते हैं लाइक दिस, यहाँ ट्रायंगुलर शेप या रेक्टेंगुलर शेप। इनका साइज बड़ा होता है और ये होते भी कलरलेस है। मैंने इनकी ये डायग्राम बनाई। अच्छा, अब करते क्या है कि इनका काम है फूड को स्टोर करना। ल्यूकोप्लास्ट का एक ही काम होगा, स्टोरेज ऑफ फूड। जो खुराक बनाएगा पौधा, उसको ये स्टोर करने में हेल्प करेंगे। और these are present in underground parts of the plants। ये नोट कर लें, these are present in underground parts of the plants। अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स का मतलब है रूट्स। ये रूट्स में पाए जाते हैं, पौधों की रूट्स में पाए जाते हैं। इज इट ओके, क्लियर? तो ये है प्लास्टिक्स, जो कि सिर्फ पौधों के सेल में होंगे, जानवरों के सेल में नहीं। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस। अच्छा जी, न्यूक्लियस जो है, you can say that most important part of the cell। Nucleus is called boss of the cell, boss of cell। It is most important part of the cell। ये याद रखिए, सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसकी मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूं लाइक दिस, तो ये देखिए, ये न्यूक्लियस की डायग्राम जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये डायग्राम में सिर्फ लेबल करूंगा ताकि आप कुछ इसके बारे में समझ आ जाए। ये इसकी मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के दरमियान में न्यूक्लियोलस। अच्छा, इसके दरमियान में और भी बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं। ये न्यूक्लियस की मैंने खाली एक डायग्राम बनाई है। अगर मैं इसको लेबल करूं तो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अच्छा ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, वो जो न्यूक्लियस वाला लिक्विड है, और ये है न्यूक्लियोलस। ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स का मतलब है जहां से मॉलिक्यूल्स में मतलब बाहर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, न्यूक्लियर पोर। तो ये है न्यूक्लियस, ये एक सेंट्रल स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस सेल के दरमियान में पाया जाता है। इसमें आपको ये जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं छोटे छोटे अंदर,
ये राइबोसोम्स है। अच्छा, अच्छा, और यहाँ से ना कोई मटेरियल अंदर से बाहर या बाहर से अंदर डिफ्यूज हो सकता है। हाँ, ये छोटा सा पोर्ट होती है दरमियान में, ये न्यूक्लियोलस, ये जो ओपनिंग इसको न्यूक्लियर पोर्ट है, ठीक है। अच्छा, अब न्यूक्लियस याद रखें, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल, और इसके अंदर यहाँ ये स्फेरिकल होता है, यहाँ ये इररेगुलर शेप में होता है, ठीक है ना जी। इसके अंदर जनाब 3-4 चीजें होती हैं, जैसे मैंने बताया न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, जो आपको वैसे नजर नहीं आएंगे, जब सेल डिवाइड हो रहा होगा तो फिर ये नजर आएंगे क्रोमोसोम्स। लेकिन याद रखिए कि सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अगर आपसे कोई क्रोमोसोम के बारे में पूछ ले, अब जरा गौर करें, क्रोमोसोम इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है, वो इस तरह का होता है। ये क्रोमोसोम है, और ये मैं जो लाइंस लगा रहा हूं ना, इनको हम कहते हैं जीन्स। हमारे जो जीन्स हैं दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जीन क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक कोड जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए, यानी हमारा जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो सारा हमारे क्रोमोसोम में है, यानी न्यूक्लियस में है। इसलिए न्यूक्लियस हमारी तमाम चीजों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो लिहाजा ये चीज याद रखिएगा कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो सारे का सारा न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। हमारा जो क्रोमोसोम होते हैं, जैसे ह्यूमन के एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम किन चीजों से बने होते हैं? 2 चीजों से, डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन। ये 2 चीजें हैं जो मिलकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। ये वैसे मैं बता रहा हूँ। और डीएनए आपको पता है क्या इंपॉर्टेंट चीज है? डीएनए जो है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जेनेटिक मॉलिक्यूल है जिसने प्रोटीन बनाने में और इंस्ट्रक्शंस की कोडिंग और डिकोडिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियोलस है, उस न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर है उसमें आरएनए भी होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया भाई कि जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोलिंग ऑर्गन कि क्या किस वक्त कौन सी चीज बननी है, किस स्टेज में क्या चेंजेस आनी है, ये सारा कुछ न्यूक्लियस के अंदर। ऑल इंस्ट्रक्शंस आर कोडेड इन न्यूक्लियस दैट कैन बी डिकोडेड, ठीक है ना, later on stages पे। So nucleus is the most important part of the cell. It is called the boss of the cell. It is the controlling organelle of the cell. इसके अलावा बच्चों एक वैक्यूल होता है जो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होता है। वैक्यूल का काम होता है वेस्ट को स्टोर करना। पौधों के सेल में वो फूड को स्टोर भी करता है। और कल एक मैंने डायग्राम बनाई थी उसमें साइटोस्केलेटन आपको दिखाया था, वो प्लांट सेल में ज्यादातर होता है, एनिमल सेल्स में भी हो सकता है। उसका काम होता है सेल की ग्रेविटी को, उसकी शेप को बरकरार रखना, उसको मजबूती देना, सपोर्ट देना। तो दैट्स इट, ये है पार्ट ऑफ द सेल। ये लेक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हमने पढ़ना है। 5 मिनट की ब्रेक है, इसको आप रिवाइज कर लें, लिंक भी खत्म होने वाला है। Then after that I will share another link and we will discuss difference between eukaryotic cell and prokaryotic cell. Thank you.